हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। होप सो आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो कल अपन ने केमिस्ट्री का एक टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट और मोल के बारे में, मोल क्या होता है, मोल के फॉर्मूलाज क्या हैं उसके बारे में बात करी थी, और डेंसिटी के बारे में बात करी थी, जिसमें अपन ने सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी को बताया था। ठीक है, कि कितने टाइप की डेंसिटी होती है, एब्सोल्यूट डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, और वो दोनों सॉलिड और लिक्विड में कैसे उसको लिखा जाता है। ठीक है, उसके फॉर्मूला लिखे थे अपन, एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी क्या। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज अपन करते हैं डेंसिटी इन गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट में डेंसिटी को कैसे लिखा जाता है और वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट में अपन एक नीट 2025 का एक सवाल करेंगे जो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था। ठीक है, तो डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं। और कौन से स्टेट में, गैसेस स्टेट में बात करेंगे। ठीक है, सॉलिड लिक्विड की अपन कल बात कर दी थी। डेंसिटी गैसेस स्टेट में भी इसको दो टाइप से डराइव किया जाता है। एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट डेंसिटी के बारे में देख लेते हैं। तो भाई एब्सोल्यूट डेंसिटी मतलब वही मास, मास अपॉन वॉल्यूम जो सॉलिड और लिक्विड में देखते हैं। तो इसमें कैसे, तो एक आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में सुना होगा, नहीं सुना होगा तो एक बार देख लो क्या होती है। आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू NR। ठीक है, P होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम, N क्या है नंबर ऑफ मोल्स, और R क्या है बेटा गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू अपने को लिखनी 0.0821। T क्या होता है टेम्परेचर, इसको लिखना है केल्विन। ये होती है आइडियल गैस इक्वेशन। इसी से अपन एब्सोल्यूट डेंसिटी इन गैसेस स्टेट में कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है उसको यहां से अपन निकालेंगे। ठीक है, देखो कैसे, ये पता होना चाहिए क्या होता है। ये होती है आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो वहां से गैस वर्ड आ रहा है तो वहां से गैस की डेंसिटी निकालेंगे इसी फॉर्मूला से, इसी इक्वेशन से। कैसे, देखो PV is equals to nRT। N क्या है नंबर ऑफ मोल्स, मोल क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। लास्ट लेक्चर में बताया था ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू RT चला ही रहा है। ऐसा करो मॉलिक्यूलर वेट को यहाँ भेज देते और वॉल्यूम को यहाँ ले आते। ठीक है, P इंटू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम RT। अब वेट अपॉन वॉल्यूम मतलब ग्राम अपॉन एम क्या होता है बेटा, डेंसिटी। D इज इक्वल टू M या W बाई P, वो मास या वेट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है P इंटू एम डब्ल्यू इज इक्वल टू डी आर टी। अब आर टी को इससे डिवाइड कर दो, आर टी से इसको डिवाइड कर दो तो अपने को क्या मिल जाएगी डेंसिटी। तो D इज इक्वल टू P एम डब्ल्यू अपॉन आर टी। ये होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी इन गैसेस स्टेट। ठीक है, ये फॉर्मूला पता रहना चाहिए एब्सोल्यूट डेंसिटी की, यहाँ से अपन निकाला। ठीक है, प्रेशर इनटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई गैस कांस्टेंट इनटू टेंपरेचर। गैस कांस्टेंट की वैल्यू तुम्हें यहाँ पर लेनी 0.082। ठीक है, अब दूसरी डेंसिटी देखते हैं। रिलेटिव डेंसिटी, दूसरी रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है,
डेंसिटी ऑफ वन गैस विद रेस्पेक्ट टू अनदर गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी एक गैस की डेंसिटी किसी दूसरे गैस की डेंसिटी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, और वो कहाँ किसके ऊपर बात की जाती है? कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालते हैं? डेंसिटी ऑफ वन गैस with respect to another gas at constant temperature and pressure। ठीक है, ये होती है रिलेटिव डेंसिटी। अब निकाल लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी। मतलब एक गैस की डेंसिटी दूसरे गैस के रेस्पेक्ट में क्या होगी, तो वो क्या कहलाएगी? रिलेटिव डेंसिटी। ठीक, अब देखो एक गैस की डेंसिटी लिखते हैं D1 is equals to P mW1 upon RT। P1 और T1 इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, दोनों गैस के लिए प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू सेम होती है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होता है। ये एक गैस के लिए। दूसरी देखो D is equals to PMW upon, ये हो गई दूसरी डेंसिटी। अब दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देते तो अपने दोनों का रेशियो मिल जाएगा, मतलब रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगी 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, PMW1 upon RT डिवाइड बाय PMW2 upon RT। RT से RT कटा, P से P कटा, इक्वल्स टू D1 upon D2। तो D1 upon D2 क्या आएगा बेटा? MW1 upon MW2। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी का जो रेशियो होता है वही मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो होता है गैसेस स्टेट में, तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर तुम्हें ध्यान रखना है। तो रिलेटिव डेंसिटी का कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर रेशियो क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो ही रिलेटिव डेंसिटी का रेशियो होता है। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना, ये होती है रिलेटिव डेंसिटी। अब देखते हैं वेपर डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, वेपर डेंसिटी थर्ड वाली। इसकी डेफिनेशन होती है डेंसिटी ऑफ वन गैस विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। डेंसिटी ऑफ वन गैस विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उस गैस की डेंसिटी हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी के रेस्पेक्ट में क्या होगी। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वन गैस विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। तो वेपर डेंसिटी क्या होगी बेटा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वन गैस, वही रेशियो जो पीछे से आया आपने, मतलब अपने जो लास्ट वाले में रिलेटिव डेंसिटी में देखा था, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वन गैस विद रेस्पेक्ट टू अनदर गैस। यहाँ पे अनदर गैस क्या? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट लिख लेंगे 2। यही होती है वेपर डेंसिटी। देखो कैसे, क्या बोला है? डेंसिटी ऑफ वन गैस D1 विद रेस्पेक्ट टू D2, यही क्या होती है? वेपर डेंसिटी। ऐसा इसमें बोला है। अब D1 D2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? मॉलिक्यूलर वेट 1 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट 2। ये अपन रिलेटिव डेंसिटी से निकाल लेते हैं, है ना। ये वाला रिलेशन D1 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन D2 इज इक्वल्स टू MW1 अपॉन MW2। MW1 नहीं पता उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, लेकिन हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट पता हो कितना होता है? H2 गैस का मतलब, ठीक है, H1 H2 का।
ठीक है, कितना हो गया MW1/2, ये होती है वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो मैं ध्यान रखना, ये फॉर्मूला से वेपर डेंसिटी पढ़ा, एब्सोल्यूट डेंसिटी पढ़ा, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा, ये किसके केसेस में अपने पढ़ा है, गैसेस स्टेट के केसेस में पढ़ा। ठीक है, ये तो हो गई डेंसिटी की बात। अब अपन नीट 2025 का मोल कॉन्सेप्ट से जो एक सवाल आया था, डेंसिटी के भी सवाल आए हैं, पहले आए हैं, लेकिन इस बार से मोल कॉन्सेप्ट से एक सवाल था, तो उस सवाल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। मोल का सवाल था, इस बार आया, बहुत इजी है, देखो कैसे। अमंग द फॉलोइंग चूज द वंस विद इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, ध्यान रखना उसने एटम्स बोला है, किसके अंदर इक्वल नंबर में एटम है। ठीक है, मोल निकालते हैं, फिर उससे नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये ऐसा अपन ने ट्री बनाया था, इधर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मोल, नंबर ऑफ एटम, मोल, कैसे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते तो मोल आता है, मल्टीप्लाई करते तो नंबर ऑफ एटम आता है। ठीक है, लास्ट वाला लेक्चर। अब देखो इसके मोल निकालते हैं, फिर इसके एटम निकालेंगे, और बताना है कि किसके एटम सेम है, नंबर इक्वल नंबर ऑफ एटम, तो उस हिसाब से मैच करना है। तो पहले मोल निकालते हैं, मोल कैसे निकालते हैं, स्मॉल n इज इक्वल्स टू वेट 212 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 106, तो यहीं से लगभग दिखाई दे रहा है कि कितना डबल है, तो कितने मोल है बेटा इसको 2। अब मॉलिक्यूल कितना है Na2CO3 का 1, ठीक है, तो 2 Na, ये मॉलिक्यूल हो गए। अब इसके एटम निकालने, अब देखो एटम कैसे, सोडियम कितने बेटा 2, कार्बन कितना 1, ऑक्सीजन है 3, 2 और 1 हो गए 3, और 3 और 3 हो गए 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 12। तो इस मॉलिक्यूल Na2CO3 का जो एक मॉलिक्यूल है ना, उसके अंदर कितने एटम है, 12 है भाई। एटम से मिलकर, एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो सोडियम के कितने एटम है बेटा इसमें 2, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 3, इन तीनों को सम करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 Na के आगे एटम, और 2 Na क्या बेटा, ये मॉलिक्यूल हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब इसका देखो n इज इक्वल्स टू 248 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया बेटा 62, तो लगभग 4 टाइम्स है, तो कितना हो गया बेटा 4 Na इनटू एटम निकालने हैं, तो इसके नंबर ऑफ एटम काउंट करो और मल्टीप्लाई कर दो इसी से। Na2 मतलब 2 Na और ऑक्सीजन 1 मतलब कितने 3, 12 Na। इसमें कितने मॉलिक्यूल है बेटा, एटम में कितने हैं 12 हैं, तीसरे वाले का निकाल लो, n इज इक्वल्स टू 240 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 40, ये लगभग 6 n आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम से, तो सोडियम कितना है 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1, कितना भी लगभग 3, 6 3 जा 18। ठीक है, n अब डी वाले का 12 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 2, तो कितना हो गया 6 n, और हाइड्रोजन है कितने 2, मतलब नंबर ऑफ एटम कितना हाइड्रोजन के 2, तो ये हो गया 12 n। लास्ट ई का देखो 2 ग्राम 220 ग्राम अपॉन 44, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल निकाल रहा है, तो कितना हो गया लगभग 5 n इनटू नंबर ऑफ एटम गिन के मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 1 कितने हो गए 3, 5 3 से 15 n। ठीक है, अब ये आ गए बेटा एटम। ठीक है, तो किस में इक्वल नंबर ऑफ एटम है बेटा, ए में है, बी में है और डी में है, ए बी डी, ऑप्शन नंबर सेकंड से। ठीक है, इस तरीके से निकला। अब देखो एक और चीज देख लो,
मॉलिक्यूल एटम। वैसे वाटर का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके अंदर कितने एटम है बेटा? ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन दो, टोटल कितने हो गए? 3। तो ये क्या कहलाएगी इसकी बेटा? एटॉमिसिटी। क्या कहलाएगी? एटॉमिसिटी। ध्यान रखना, जैसे CO2 है, कितने एटम इसमें? ऑक्सीजन की 2, कार्बन की 1, 3। तो ये क्या कहलाएगी इसकी? एटॉमिसिटी। तो हाइड्रोजन वाटर के एक मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी 3 होती है, CO2 के एक मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी 3 होती है। कुछ भी ले लो, NH3 ले लो, नाइट्रोजन एक, हाइड्रोजन 3, तो एटॉमिसिटी कितनी होगी बेटा इसकी? 4। 3 और 1 4। इस तरीके से इसकी एटॉमिसिटी कहलाती है, टोटल नंबर ऑफ एटम, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। इस तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं। ये नीट में आया था, इजी सवाल, ठीक है, 2025 के अंदर, और 2026 में हो सकता है डेंसिटी से आ जाए, ठीक है।